हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में की जी के आज के सेशन में। आज है सोमवार 11 मई 2026, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी संवत 2083। चलिए आज का सोजो से बुलेटिन और न्यूज़पेपर के आसार हम देखते हैं। दिवस विशेष में आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का मूल स्रोत भारत की रणनीतिक दृढ़ता और वैज्ञानिक संकल्प से जुड़ा हुआ है। इस दिन भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह दिवस पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियरों, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण करना है। इस दिन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रखा गया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की आधिकारिक थीम यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर थीम रखी गई है। युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्लेरेशन है। प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करके इस दिन को मनाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इसका मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें रहने खाने में खर्च और वित्तीय सहायता प्रदान करना। छात्रों को किराए के मकान या पेइंग गेस्ट पीजी के रूप में रहने के लिए आर्थिक संबल देना, ताकि धन के अभाव में उनकी पढ़ाई न छूटे। पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 11 करोड़ से अधिक का भुगतान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के माध्यम से किया जा चुका है। केवल टोटल 7,314 छात्रों को इससे लाभान्वित किया जा चुका है। पात्रता और शर्तें इसके लिए देखें। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए तो योजना का लाभ लेने के लिए कुछ कड़ी शर्तें रखी गई है, जिनमें मूल निवास अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। SC, ST, OBC, MBC या EWS वर्ग से संबंधित होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान राज्य छात्र जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा हो तो वह इसका लाभ ले सकता है। आवास की स्थिति देखें तो छात्र उस शहर का निवासी नहीं होना चाहिए जहां वह पढ़ रहा है। यदि छात्र के पास स्वयं का मकान है या वह सरकारी छात्रावास हॉस्टल में रह रहा है तो वह पात्र नहीं होगा। वित्तीय सहायता का स्वरूप देखें तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के माध्यम से मासिक सहायता 2,000 प्रति माह दी जाती है। यह सहायता शैक्षणिक सत्र के दौरान अधिकतम 10 महीने के लिए दी जाती है। वार्षिक कुल इस प्रकार एक छात्र को वर्ष भर में 20,000 की सहायता मिलती है। एक छात्र अधिकतम 5 वर्षों तक इस योजना का लाभ उठा सकता है। लाभार्थियों को कोटा देखें तो राज्य सरकार ने प्रति वर्ष 5,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के माध्यम से, जिसका जातिवार विवरण हम देखें तो SC के लिए 1,500, ST के लिए 1,500, OBC के लिए 750, MBC के लिए 750, EWS के लिए 500 सीटें का निर्धारण किया गया है। आवेदन और चयन की प्रक्रिया देखें तो प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसे पूरी तरह डिजिटल रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन विद्यार्थियों को SSO ID के माध्यम से SJMS पोर्टल पर आवेदन करते हैं। कॉलेज स्तर पर जांच के बाद आवेदन जिला स्तरीय अधिकारी होता है, DLO, उसको भेजा जाता है। सीधा लाभ डीबीटी के माध्यम से छात्र के खाते में भेजा जाता है। सरकार का दृष्टिकोण देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सामाजिक न्याय मंत्री, राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत के अनुसार इस योजना का मूल मंत्र है कि कोई भी जरूरतमंद छात्र धन के अभाव में पढ़ाई न छोड़े। यह योजना न केवल वित्तीय मदद है बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उन्होंने इस दौरान की थी। मुख्यमंत्री जी ने नई दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ राजस्थान की लंबित और वर्तमान विकास परियोजनाओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री जी ने मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय आवासन एवं विद्युत मंत्री, उनसे मुलाकात की थी। CR पाटिल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, उनसे मुलाकात की थी। पेयजल और सिंचाई, जल जीवन मिशन और रामजल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति पर बातचीत की। राज्य की विद्युत परियोजनाओं और भविष्य की कार्य योजनाओं पर भी उन्होंने बातचीत की। यमुना जल समझौता
राजस्थान को उसके हिस्से का पानी दिलाने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। शहरी विकास, शहरों में बुनियादी ढांचे के सुधार पर विचार विमर्श उनके द्वारा मंत्रियों के साथ किया गया। रात्रि चौपाल ग्राम रथ अभियान, गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए मंत्रियों द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिनके तहत पाली सुमेरपुर पाली में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने ग्राम टेवाली में ग्रामीणों से समस्याएं सुनी। ग्रामीण रात्रि चौपाल वहाँ किया था ग्राम टेवाली सुमेरपुर पाली के अंतर्गत। उन्हें अधिकारियों के जनसमस्याओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों को किसान, पशुपालन और आमजन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देना उनका उद्देश्य रहे। ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल के तहत कोटा सांगोद की चौपाल, जिनमें जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी राजस्थान जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। एलईडी रथ, जो एलईडी वैन्स थी, ग्रामीण रथों के माध्यम से वीडियो ऑडियो द्वारा जो योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सुझाव पेटिका आदि रखी जा रही है, जिससे ग्रामीण अपनी सीधी समस्या सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ग्राम रथ अभियान की मुख्य विशेषता देखें तो यह अभियान केवल प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच एक सेतु ब्रिज का कार्य कर रहा है। सुशासन और पारदर्शिता, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता है। जन भागीदारी, गाँव के विकास में स्थानीय लोगों को जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। सर्वांगीण विकास, किसान, गांव और विकास, इन तीनों को लक्ष्य में रखकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर राजस्थान का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। निष्कर्षतः हम देखें तो इस समाचार का सार है कि राज्य सरकार एक और केंद्र के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिठाकर बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर जो ग्रास रूट लेवल पर मंत्रियों को भेजकर आम जनता की समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा लोक अभियोजन, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है, के लिए आयोजित एक कार्यशाला वर्कशॉप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न्यायिक सुधारों, नए कानूनों और साइबर सुरक्षा से जुड़े विजन को दर्शाया है, जिनमें हम देखें प्रमुखतः न्यायिक सुधार और सुलभ न्याय। मुख्यमंत्री जी का मुख्य संकल्प हर व्यक्ति को सुलभ एवं त्वरित न्याय प्रदान करना है। लोक अभियोजकों की भूमिका, मुख्यमंत्री जी ने उन्हें न्याय व्यवस्था की अहम कड़ी बताया, जो विधिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। डिजिटल न्याय प्रणाली, न्यायालय भवनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं बढ़ाकर न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाया जा रहा है। नए न्यायालय की स्थापना, प्रदेश में 42 नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें फलोदी, डीडवाना, बाड़मेर और सलूमपुर जैसे क्षेत्रों में जिला एवं सेशन न्यायालय शामिल है। इनके अलावा पॉक्सो और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय भी खोले गए हैं। नए आपराधिक कानून और विधिक साक्षरता, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों पर विशेष जोर दिया गया है। औपनिवेशिक सोच से मुक्ति, ये नए कानून भारतीय न्याय प्रणाली को गुलामी की मानसिकता से मुक्त कर दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता देते हैं। प्रशिक्षण, पुलिस और अभियोजन अधिकारियों को इन कानूनों की पूरी जानकारी देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विधिक सहायता के आंकड़े हम देखें तो 27,000 से ज़्यादा लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 4,000 पीड़ितों को 85 करोड़ की सहायता दी गई है। 1.20 लाख विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से 77 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है। साइबर सुरक्षा भविष्य की तैयारी, विजन 2030, साइबर सुरक्षा के लिए विजन 2030। बढ़ते डिजिटल अपराधों को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए। साइबर पुलिस स्टेशन, वर्ष 2030 तक प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। एआई का उपयोग साइबर अपराधों के विश्लेषण के लिए एआई आधारित सिस्टम और साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के रोकथाम के लिए इस विशेष केंद्र की स्थापना की जा रही है। राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा रही है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 10,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर 12 लाख से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार एवं संवेदनशीलता, मुख्यमंत्री जी ने लोक अभियोजकों से अपील की है कि वे दिव्यांगजनों से जुड़े प्रकरणों में अधिक गंभीर और संवेदनशील बने। अधिकार अधिनियम 2016, इसके माध्यम से दिव्यांगों के लिए शिक्षा, समानता और बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रमुख उपस्थित अधिकारी थे इस कार्यशाला में, जिनमें हम देखें तो राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा जैसे उच्च अधिकारी इस कार्यशाला में उपस्थित थे।
यह राजस्थान भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की जा रही है। उसके लिए उसके बारे में जानकारी है, तो हम इसके बारे में देखें। हमारी जनगणना हमारा विकास, जनगणना 2027 का पहला चरण। इसके लिए जो शुभंकर है वो है फीमेल में प्रगति और मेल में विकास, विकास और प्रगति इसके प्रगणक है। भारत सरकार द्वारा आपके राज्य संघ क्षेत्र में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना आरंभ होने जा रही है। इससे पहले 15 दिनों तक विशेष सुविधा दी जा रही है, जिससे आप स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। कैसे करें स्वगणना? तो आधिकारिक पोर्टल्स स्वगणना करने के लिए census.government.in पर जाएं। अपने मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉगिन करके अपना राज्य, जिला, स्थानीय विवरण चुनें। डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करें। मकान एवं परिवार से संबंधित जानकारी भरें। सबमिशन के बाद SCID मिलेगी। SCID सुरक्षित रखें। प्रगणक एन्यूमेटर के आने के पर SCID दे प्रगणक जानकारी की पुष्टि करेंगे। इसके लाभ: समय की बचत होगी, सटीक जानकारी, तेज डेटा प्रसंस्करण होगा। याद रखें, स्वगणना एक विशेष सुविधा है। यदि आप स्वगणना नहीं कर पाते तो चिंता न करें, निर्धारित अवधि में प्रगणक आपके घर आकर जानकारी अवश्य दर्ज करेंगे। स्वगणना 1 से 15 मई तक की जाएगी और मकान सूचीकरण 15 मई से 14 जून तक किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। ऐतिहासिक महत्व अवसर: सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण, 1000 वर्ष और आधुनिक मंदिर के पुनर्निर्माण। सरदार पटेल के प्रयासों से 75 वर्ष पुनर्निर्माण की स्मृति में 11 मई 2026 सोमवार राष्ट्रीय कार्यक्रम गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसका देशव्यापी जो लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। राजस्थान में राज्य स्तरीय आयोजन भी इसके तहत किए जाएंगे। राजस्थान सरकार भी इस पर्व को व्यापक स्तर पर मना रही है। मुख्य केंद्र रहेगा जयपुर का प्रसिद्ध झारखंड महादेव मंदिर। राज्य स्तरीय कार्यक्रम, यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रसिद्ध झारखंड महादेव मंदिर जयपुर में। व्यापकता: जयपुर के अलावा राजस्थान के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों, शिव मंदिरों में भी विशेष आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा देखें, शेड्यूल। तो झारखंड महादेव मंदिर जयपुर में होने वाले कार्यक्रमों का विवरण देखें तो शुभारंभ प्रातःकाल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ शिव स्तुति और भजन गायन के साथ होगा। भव्य कलश यात्राएं निकाली जाएगी। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार, दर्शन, विधि विधान से पूजा की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा श्रद्धालुओं को संबोधन किया जाएगा। सामूहिक महाआरती, प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इसके लिए देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन सक्रिय है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और राजस्थान के देवस्थान कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। शहीदों को अनूठी श्रद्धांजलि देने के लिए जयपुर के कलाकार चंद्र प्रकाश गुप्ता ने पिछले 27 सालों से देश के शहीदों को अपनी कला के माध्यम से सम्मान दे रहे हैं। चंद्र प्रकाश उन शहीदों के तेल चित्र, ऑयल पोर्ट्रेट्स बनाते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी है, फिर उन्हें सप्रेम उनके परिवारों को भेंट करते हैं। अब तक वे 400 से अधिक शहीदों को पोर्ट्रेट उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं। शुरुआत उनके मन में देशभक्ति का जज्बा 1999 के करगिल युद्ध के समय जागा था, जब राजस्थान के अजय आहूजा शहीद हुए थे। तब उन्होंने संकल्प लिया कि उनकी जो ब्रश है अब शहीदों के सम्मान में भी चलेगी। पारिवारिक पृष्ठभूमि: चंद्र प्रकाश के पिता ब्रजमोहन गुप्ता सिनेमा हॉल के कपड़ों वाले बैनर पेंट किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से ही 15 साल की उम्र में चित्रकारी सीखी थी। वागड़ में गांवों की जोड़ियां: राजस्थान के जनजाति बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर में गांवों के नाम इंसानी रिश्तों की तरह जोड़ियों में रखे गए। समानता: ये गांव आपस में चाहे कितने भी दूर हो, लेकिन इनकी परंपराएं, रीति रिवाज और खान पान बिल्कुल एक जैसे होते हैं। नामकरण का आधार: नामों में अक्सर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर या छोटे बड़े का भाव झलकता है। प्रमुख गांवों की जोड़ियां: अखबार के अनुसार, जो अखबार में लेख दिया गया है उसके अनुसार इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें हम देखें तो जेंडर पुल्लिंग स्त्रीलिंग के आधार पर सावला सावली, भिलुड़ा भिलुड़ी, रोहनवाड़ा रोहनवाड़ी, कोटड़ा कोटड़ी, बिछावाड़ा बिछीवाड़ा, गणेशपुरा गणेशपुरी, गोपालपुरा गोपालपुरी। आकार और छोटे बड़े के आधार पर सरेड़ी बड़ी, सरेड़ी छोटी, बड़ी पड़ाल, छोटी पड़ाल, डूंगरा बड़ा, डूंगरा छोटा, टांडी मोटी, टांडी नानी। नानी का अर्थ छोटी होता है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल में चरक भवन में नवनिर्मित इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी, इसे लंदन के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा बड़ा संस्थान बताया जा रहा है। डर्मेटोलॉजी का सबसे बड़ा संस्थान बताया जा रहा है लंदन के बाद SMS के चरक भवन में निर्मित
इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी को। विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाई गई। यहाँ त्वचा स्किन से संबंधित किसी भी बीमारी का सटीक इलाज संभव है। अब मरीजों को महंगे निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ प्रतिदिन 200 से अधिक मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मरीजों के लिए टोकन सिस्टम और अलग चैम्बर की व्यवस्था है। ये संस्थान दीपक माथुर के नेतृत्व में करीब 20 दिन पहले ही शुरू किया गया है। SMS के चरक भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की शुरुआत 20 दिन पहले ही दीपक माथुर के नेतृत्व में की गई है। इसे बनाने के लिए 8 करोड़ का बजट आया था, लेकिन यह मात्र 4.81 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गया। मशीन और उपचार ट्रीटमेंट हम देखें तो विटिलिगो सर्जरी स्किन का रंग खत्म होने पर मेलेनोसाइट कल्चर तकनीक से इलाज। डायोड लेज़र जो अनचाहे बाल हटाने के लिए। एनडी याग लेज़र बर्थमार्क टैटू हटाने के लिए। फ्रैक्नल CO2 लेज़र स्कार जो चेहरे पर गड्ढों को भरने के लिए, निशान को हटाने के लिए। रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी जो मस्से वाट और स्किन टैग को हटाने के लिए। HIFU स्किन टाइटनिंग और झुर्रियाँ कम करने के लिए। एलेक्सेंड्राइट लेज़र हेयर रिमूवल, टैटू और वेस्कुलर लीजन के लिए। डर्मास्कोप ट्रिक्सकोप त्वचा रोगों की गहन जांच और बाल झड़ने के कारणों को पता लगाने के लिए। रिसर्च और ट्रेनिंग, यह न केवल रोगों का इलाज होगा बल्कि रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग अलग रूम और सेमिनार हॉल बनाए गए ताकि देश विदेश से आने वाले डॉक्टरों को भी प्रशिक्षण दिया जा सके। यहाँ सेक्सुअल वेलनेस लेज़र की सुविधा भी उपलब्ध है। यह संस्थान राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, सम्मान और बेहतर अवसर प्रदान करना है ताकि वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। इसके लिए जो प्रमुख लाभ देखें, नकद पुरस्कार, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद राशि दी जाती है। इसमें ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रीय खेल और पैरालंपिक पदक विजेता भी शामिल होते हैं। पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई। राज्य स्तरीय खेलों में पुरस्कारों में जैसे महाराणा प्रताप पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार प्रशिक्षकों के लिए की राशि बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। विशेष कोचिंग, खेल अकादमियों के माध्यम से खिलाड़ियों को विशेष कोचिंग भी दी जाती है। पात्रता देखें, मुख्यमंत्री खेल पुरस्कार के लिए निवासी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। स्तर खिलाड़ी ने राज्य स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया हो। उपलब्धियां संबंधित खेल या संस्थान से प्रमाणित होनी चाहिए। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में खेल कोटा, स्पोर्ट्स कोटा का लाभ भी मिलता है। इसके लिए sports.rajasthan.government.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान में मकान निर्माण के बदलते पैटर्न और लागत पर आधारित एक विस्तृत बिग डेटा स्टोरी कवर की गई है। उसके बारे में हम जानकारी लें तो मुख्य आंकड़े राजस्थान की स्थिति देखें। राष्ट्रीय रैंकिंग, नए घरों के निर्माण में राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है। एक साल में राज्य में 6.5 लाख परिवारों ने नए मकान बनाए, पुराने का विस्तार किए हैं। हिस्सेदारी देखें तो देश में बने कुल मकानों में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.59% है। उत्तर प्रदेश में 13.83 लाख मकानों के साथ पहले स्थान पर है, 13.83 लाख। इस निर्माण कार्य से लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है और औसत प्रति घर 5 लोगों को रोजगार मिला है। खर्च का गणित देखें तो मकान बनाने की कुल लागत का विवरण देखें तो 75% निर्माण सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट, सरिया, पत्थर आदि, 22.5% मजदूरी लेबर, 2.5% अन्य खर्चा जैसे नक्शा, अनुमति, अन्य छोटे काम। बजट का लगभग 60% हिस्सा केवल 3 चीज़ों ईंट, सीमेंट और सरिया में खर्च हो रहे हैं। 75.8% लोग खुद की बचत, अधिकांश लोग अपनी जमा पूंजी का उपयोग करते हैं। 20.4% लोग संस्थागत कर्ज या बैंक या होम लोन लेकर, राष्ट्रीय औसत 17% से अधिक है। राजस्थान का शहरी बनाम ग्रामीण कर्ज, शहरों में 41.3% लोग कर्ज लेकर घर बना रहे, जबकि गाँव में यह आंकड़ा 9.1% है। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ प्राथमिकता मकान की मजबूती है, ईंट, सीमेंट और सरिया की अधिकता पर खर्च किया जाता है। शहरी क्षेत्र में फिनिशिंग, सजावट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर ज़्यादा खर्च हो रहा है। शहरों में सजावट पर कुल लागत का लगभग 8.2% खर्च होता है, जो गाँवों की तुलना में लगभग 2 गुना है। आर्किटेक्ट विष्णु शर्मा के अनुसार पिछले 5 वर्षों में निर्माण लागत लगभग दोगुनी होकर 1,800 रुपये प्रति वर्ग फीट तक पहुँच गई है। सीमेंट और सरिया की कीमतों में सालाना 5.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्रेष्ठ आंचलिक कहानी का अवार्ड राजस्थान के निवासी जयपुर के साहित्यकार राजेंद्र मोहन शर्मा को उनकी कहानी
के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम है श्रेष्ठ आंचलिक कहानी, बेस्ट रीजनल स्टोरी। सम्मानित कहानी है भीमा। भीमा को देश भर की कहानियों में से सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। यह सम्मान माटी के मानस संस्थान धारवाड़ कर्नाटक द्वारा दिया गया है। चयन प्रक्रिया संस्थान ने देश भर से आंचलिक, रीजनल, रूरल लाइफ बेस्ड कहानियों का चयन किया है। आंचलिकता के कड़े मानकों पर आधारित इस प्रतियोगिता में एक सर्वश्रेष्ठ और 10 श्रेष्ठ कहानियों को चुना गया। वीर नारियों और जाबाजों का सम्मान असम राइफल्स ने राष्ट्र सेवा और बलिदान के लिए पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में रविवार को पूर्व सैनिक रैली के रूप में आयोजित किया गया था। इस रैली में हरियाणा और राजस्थान के 700 से अधिक पूर्व सैनिक शामिल हुए। समारोह के दौरान 8 वीर नारियों और 6 वीरता पुरस्कार विजेताओं को उनके साहस, बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता असम राइफल्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जय सिंह बेसला ने की है। इसका उद्देश्य, रैली का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों के लिए जागरूकता फैलाना और उन्हें सहायता प्रदान करना। कार्यक्रम के दौरान उनके कल्याण के लिए कई सत्र आयोजित किए गए थे। समग्र नेशनल आइकन अवार्ड 2026। समग्र नेशनल आइकन अवार्ड का आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया गया। उद्देश्य, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट आउटस्टैंडिंग कार्य करने वाली प्रतिभाओं को पहचान देना और उन्हें सम्मानित करना। सीजन 4 इस अवार्ड शो के दौरान सीजन 4 के लिए नॉमिनेशन भी हुए थे। मुख्य आयोजन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। विषय, स्वास्थ्य, शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों में बदलाव के लिए 26 इनोवेटिव मॉडल्स का प्रदर्शन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में बदलाव के लिए 26 इनोवेटिव मॉडल्स का प्रदर्शन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया था। इस वर्ष की थीम रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रखी गई है। इसमें 1200 छात्र प्रतिभागी थे। स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रमुख इनोवेशन और प्रेरक कहानी देखें तो आर्यन सिंह 18 वर्षीय आर्यन सिंह ने किसानों के लिए AI और IoT आधारित मल्टी फंक्शनल रोबोट बनाया है। यह बुवाई, स्प्रेइंग और मिट्टी की निगरानी कर सकता है। उन्हें दुबई की एक कंपनी से 13 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भी मिला है। इमरान खान एजुकेशनल इनोवेटर है, जिन्होंने सरकारी शिक्षक जिन्होंने खुद प्रोग्रामिंग सीखकर 80 से ज़्यादा शैक्षणिक ऐप बनाए। उनके ऐप्स का उपयोग देश विदेश के करोड़ों छात्र कर रहे हैं। इमरान खान छात्रों को ई-बाइक। रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र ने स्क्रैप कबाड़ से इलेक्ट्रॉनिक बाइक तैयार की है। इसकी लागत 30,000 रुपये है और यह 80 से 90 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। प्रांशु भारद्वाज का एडॉप्ट ट्री अभियान। प्रांशु भारद्वाज जयपुर के निवासी। उनका एडॉप्ट ट्री अभियान। किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़े प्रांशु ने जयपुर और आसपास के इलाकों में 30,000 से ज़्यादा पौधे लगाए। उनका लक्ष्य केवल पेड़ लगाना नहीं बल्कि उन्हें जीवित रखना भी है। RKCL का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था जयपुर के RA पोद्दार ऑडिटोरियम में। RKCL के सर्विस प्रोवाइडर CNC द्वारा 400 IT ज्ञान केंद्रों के लिए वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। प्रथम पुरस्कार डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले बाड़मेर के ईश्वर और सोनिया जांगिड़ को राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईश्वर और सोनिया जांगिड़ को RKCL के CNC द्वारा डिजिटल लिटरेसी के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि इसमें RKCL के MD रविंद्र शुक्ला और विशिष्ट अतिथि के रूप में रिटायर्ड IPS अशोक कुमार गुप्ता उपस्थित हुए। नए कोर्सेज की घोषणा समारोह के दौरान डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए टेली और डिजिटल मार्केटिंग जैसे नए कोर्सेज की जानकारी साझा की गई थी। ऑस्ट्रेलिया में भगवान परशुराम की प्राण प्रतिष्ठा। जयपुर से भेजी गई भगवान परशुराम की मूर्ति शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्थित काली माता मंदिर में विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। काली माता मंदिर ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया। पृष्ठभूमि देखें तो यह मूर्ति जयपुर से भेजी गई थी और कुछ समय तक सिडनी के कस्टडी में रुकी हुई थी। सर्व ब्राह्मण महासभा एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया ने इस दिव्य मूर्ति को श्रद्धा, भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापित किया है। समारोह के पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और हवन पूजा भी की गई थी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहस्त्र उत्सव। यह उत्सव 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ावों को चिन्हित करता है। सोमनाथ मंदिर पर हुए प्रथम आक्रमण को 1000 वर्ष और मंदिर के आधुनिक पुनर्निर्माण के 75 वर्ष अमृतकाल।
मुख्य कार्यक्रम गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्तर का शिखर कार्यक्रम होगा। राजस्थान उत्सव जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन होगा। यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश के सभी 41 जिलों के मुख्य शिवालयों में बड़ी स्क्रीन लगाकर इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। सोमनाथ और राजस्थान का ऐतिहासिक जुड़ाव हम देखें तो वीर गोगा जी का बलिदान। जब महमूद गजनवी ने राजस्थान पर आक्रमण किया था, तब राजस्थान के लोक देवता वीर गोगाजी चौहान ने अपने पुत्रों और भतीजों के साथ सोमनाथ की रक्षा के लिए गजनवी की सेना से भीषण युद्ध किया था। वास्तुकला सोमनाथ मंदिर का आधुनिक निर्माण 1951 में मारू गुज्जर स्थापत्य शैली में हुआ है। मारू गुज्जर स्थापत्य शैली, जिसका आधार राजस्थान के प्राचीन मंदिर है, जिसके निर्माण में राजस्थान के पत्थरों और शिल्पियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भास्कर नॉलेज, संघर्ष से विजय तक का सफर। प्रथम आक्रमण जो 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने मंदिर को लूटकर नष्ट किया था। लौह पुरुष का संकल्प 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 1951 में। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, जिससे अब 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। श्री श्याम सरकार जीव सेवा फाउंडेशन जीव सेवा का आधुनिक मॉडल। यह फाउंडेशन तकनीकी और सामाजिक सहयोग के माध्यम से पशु पक्षियों की सेवा कर रहा है। श्री श्याम सरकार जीव सेवा फाउंडेशन पहल जयपुर के युवाओं ने QR कोड और बार कोड के जरिए जीव सेवा फंड जुटाने का एक सिस्टम तैयार किया है। इस अभियान के लिए 250 से अधिक लोग जुड़े हैं और हर महीने 70,000 से 1 लाख रुपए तक का फंड जमा किया जाता है। इसका उसे उपयोग देखें तो फाउंडेशन हर महीने रविवार को जंगलों और धार्मिक स्थलों पर पक्षियों के लिए दाना पानी और जानवरों के लिए भोजन पहुंचाता है। अभियान के तहत एक ट्रक हरा चारा, लगभग 2000 किलो फल सब्जियां बंदरों और गायों को खिलाई जाती है। जल महल, गलताजी, ओबनेर, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, कालक बांध के आसपास के क्षेत्र में जंगल में पशु पक्षियों को यह दी जाती है। हालिया गतिविधि देखें तो वैशाली नगर स्थित झारखंड महादेव मंदिर में 400 मिट्टी के परिंदे और 500 तुलसी के पौधे श्री श्याम सरकार जीव संस्थान द्वारा प्रदान किए गए। समर्पण संस्थान एजुकेशनल एम्बेसडर अभियान समावेशी शिक्षा और निर्धन विद्यार्थियों की सहायता पर केंद्रित है। दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान शैक्षिक चैरिटी समानता और समावेशी शिक्षा की दिशा में कदम विषय पर शैक्षिक चैरिटी समानता और समावेशी शिक्षा की दिशा में एक कदम विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया है। मुख्य अभियान संस्था द्वारा एजुकेशनल एम्बेसडर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य निर्धन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेना है। इसके लिए आवेदन 25 मई तक खुले हैं। एजुकेशनल एम्बेसडर अभियान समर्पण संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त IPS GC राय ने की है। इस अवसर पर कई पूर्व IAS अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संस्था ने सभी संपन्न वर्ग से पे बैक टू सोसाइटी समाज को वापस लौटाने की भावना के साथ गरीब बच्चों की मदद करने की अपील की है। जयपुर में इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के तहत शुरू होने वाले विकास कार्य। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल राज्य सरकार पहली बार इस मॉडल पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को समन्वित विकास करना है। इस परियोजना पर कुल 580 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत राजधानी के जोटवाड़ा क्षेत्र से की जा रही है। खासियत है कि यह मॉडल ड्रेनेज, सीवरेज, रोड बनाने का काम एक साथ किया जाएगा, ताकि बार बार खुदाई की जरूरत न पड़े और निर्माण कार्य भी प्रभावित न हो। प्रमुख विकास कार्य और तकनीकी सुधार देखें तो मास्टर ड्रेनेज सिस्टम, मानसून के दौरान जल भराव, वाटर लॉगिंग की समस्या को हल करने के लिए एक विशेष मास्टर ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है। सीवरेज नेटवर्क, सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए 520 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कार्य प्रगति पर है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ट्रंक सीवर लाइन्स और STP प्रोजेक्ट के जरिए इसे आधुनिक बनाए जा रहे हैं। गजाधरपुरा STP को अब उन्नत SBR टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जा रहा है। ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार अंडरपास की मजबूती और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काम कर रही है। एजुकेशन और हेल्थ केयर हब जोटवाड़ा क्षेत्र को अब बुनियादी ढांचे में नहीं बल्कि सेवाओं में भी विकसित करने की योजना है। सरकारी IITI सैटेलाइट हॉस्पिटल की स्थापना भी जोटवाड़ा क्षेत्र में की जाएगी। ट्रॉमा सेंटर और वेटरनरी यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के जरिए इस क्षेत्र को एजुकेशन और हेल्थ केयर हब के रूप में बदला जाएगा। JEN और संविदा पर लगे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट JIA के बीच अधिकारों को लेकर संघर्ष। राजस्थान के पंचायती राज विभाग में स्थानीय कनिष्ठ विवाद का केंद्र वह प्रस्तावित आदेश है, जिसमें मनरेगा के संविदा कर्मियों JTO को फिर से वही तकनीकी और वित्तीय अधिकार सौंपने की तैयारी जो आमतौर पर केवल स्थायी कनिष्ठ अभियंता जैसे JEN के पास होते हैं।
पिछले 4 महीने में 3 बार आदेश बदले गए हैं। विभाग द्वारा बार बार अपना फैसला बदलने के कारण अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दिसंबर 2025 में आदेश निकाला गया था कि विभाग ने कहा कि नई भर्ती के बाद पर्याप्त चयन उपलब्ध है, इसलिए अब जेटीए से तकनीकी काम नहीं लिया जाएगा। 3 अप्रैल 2026 को अचानक एक आंतरिक निर्देश जारी हुआ, जिसमें जेटीए को जेईएन के समकक्ष कार्यभार देने की बात कही गई। 14 अप्रैल 2026 को भारी विरोध के बाद इस आदेश को स्थगित कर दिया गया और कहा गया कि पहले एसओपी कार्य निर्धारण नियमावली बनाई जाएगी। प्रमुख आपत्तियां हम देखें तो मूल भावना के विपरीत जेटीए की भर्ती मनरेगा के कार्यों के लिए हुई थी, लेकिन उनसे पंचायती राज और ग्रामीण विकास के काम भी कराए जा रहे हैं, जबकि स्थायी जेईएन को मनरेगा कार्यों में भी लगा दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप। रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में जेटीए पर करोड़ों की गबन के आरोप है। ऐसे में उन्हें वित्तीय अधिकार देना सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। सिस्टम की कमजोरी। स्थायी इंजीनियरों का तर्क है कि जब नियमित भर्ती हो चुकी है तो संविदा कर्मियों को उनके समकक्ष शक्तियाँ देना सरकारी सिस्टम को कमजोर करने जैसा है। इंजीनियरों की नाराजगी। प्रदेश भर के जेईएन लामबंद हो रहे हैं और बिना एसओपी के अधिकार दिए जाने के कार्य का बहिष्कार की चेतावनी दी है। मंत्री का आश्वासन। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को इस मामले में प्रेजेंटेशन दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कराई जाएगी और कमियां मिलने में सख्त एक्शन लिया जाएगा। वैश्विक संकट और ऊर्जा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से विशेष अपील की गई है, जिनमें हम देखें तो 1 साल सोना नहीं खरीदे, वर्क फ्रॉम होम करें। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संघर्षों के कारण ईंधन और उर्वरकों फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया है। विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज बचाने के जतन। पीएम ने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की। उन्होंने बताया कि कुल आयात इम्पोर्ट का 10% हिस्सा सोने की खरीद पर खर्च होता है। पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करें ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। विदेशों में शादियाँ छुट्टियाँ टालें। मध्यम वर्ग से आग्रह किया है कि वे कम से कम 1 साल तक विदेशी छुट्टियाँ और डेस्टिनेशन वेडिंग्स टाल दें और भारत के पर्यटन स्थलों को चुनें। क्षेत्र। प्रधानमंत्री का सुझाव देखें तो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। निजी वाहनों हो तो कार पूलिंग करें और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कंपनी और कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन मीटिंग्स को प्राथमिकता दें ताकि अनावश्यक यात्राओं से बचाया जा सके। मेड इन इंडिया जूते, बैग और रोजमर्रा की चीज़ों को, स्थानीय उत्पादों लोकल प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दें। शहद, खाने के तेल, एलिजिबल ऑयल की खपत कम करें ताकि स्वास्थ्य बेहतर हो और आयात भी घटे। केमिकल मुक्त खेती। किसानों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50% की कमी लाने और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस के भवन में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा रहा है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीम ने भवन का निरीक्षण कर केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही इस महीने से सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस भव्य भवन के निर्माण में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। सेंटर का वन स्टेप वन सॉल्यूशन मॉडल के तहत इसका निर्माण किया गया। यह सेंटर युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के लिए एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। कौशल और भाषा प्रशिक्षण। विदेशी भाषाओं जैसे जापानी और जर्मन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। करियर काउंसलिंग की जाएगी मेंटर्स द्वारा। सॉफ्ट स्किल। अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को, संस्कृति की समझ और आत्मविश्वास को बढ़ाना। प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन। विदेश जाने से पहले की जाने वाली सभी कानूनी सांस्कृतिक तैयारियां भी यहाँ करवाई जाएगी। प्रमुख लाभार्थी देश और क्षेत्र देखें तो राजस्थान के युवा वर्तमान में मुख्य रूप से इन देशों में रोजगार तलाश हैं, जैसे खाड़ी देश यूएई, कतर, सऊदी अरब। अन्य विकसित देश जैसे जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके। विशेष क्षेत्र देखें तो नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी और तकनीकी क्षेत्र में युवाओं का रुझान इस तरफ रहा है। युवाओं को होने वाले बड़े फायदे देखें तो धोखाधड़ी से सुरक्षा। सरकारी निगरानी होने के कारण युवा फर्जी एजेंटों की झांसी मारने से बचेंगे। सरकारी माध्यम से कम लागत में बेहतर वेतन वाली नौकरी तक पहुँच होगी। प्रामाणिकता, सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित माध्यम से प्लेसमेंट उन्हें मिलेंगे। आयुर्वेद। प्राचीन पांडुलिपियों से आधुनिक इलाज। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एनआई द्वारा जयपुर की एक अद्भुत पहल के बारे में, जहां सदियों पुराने ज्ञान का उपयोग बीमारियों को ठीक करने में किया जा रहा है। मुख्य आकर्षण देखें तो संस्थान के चिकित्सक 10वीं और 13वीं सदी की पांडुलिपियों में वर्णित विधियों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। नाड़ी विज्ञान। 13वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि में 177 प्रकार की नाड़ियों का उल्लेख है, जिसके आधार पर रोगों की प्रकृति की सटीक आकलन किया जा रहा है। प्रमुख ग्रंथ इलाज के लिए माधव निदान, नाड़ी विज्ञान, रस प्रदीप, सारंगधर, स्त्री शक्ति जैसे ग्रंथों का सहारा लिया जा रहा है।
एनआई के पास 1000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह है, जिसमें 80 ताड़पत्र भी है। ये पांडुलिपियाँ राजस्थान, यूपी, ओडिशा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से एकत्रित की गई हैं। विशेष उपचार: इन ग्रंथों में बुखार के लक्षण, बाल रोग, महिला स्वास्थ्य और धातुओं, सोना, चांदी, तांबा के औषधि उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई है। पूर्व सैनिक रैली: साहस और बलिदान को नमन। असम राइफल्स द्वारा जयपुर के बिरला सभागार में पूर्व सैनिक रैली सम्मान का आयोजन किया गया। 6 वीरता पुरस्कार विजेताओं और 8 वीर नारियों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सम्मानित किया गया। इसमें राजस्थान, हरियाणा के 700 से अधिक पूर्व सैनिक शामिल हुए। मुख्य अतिथि मेजर जनरल जय सिंह बेंसला कार्यक्रम को संबोधित किया। असम राइफल्स के पूर्वोत्तर का प्रहरी और देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल बताया है। समस्या को समाधान: मेजर जनरल ने बताया कि पूर्व सैनिकों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। आउटरीच कार्यक्रम: यह रैली 17 राज्यों में चलाए जा रहे आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों की जरूरतों को पूरा करना है। ग्राउंड रिपोर्ट: जयपुर में भिक्षावृत्ति की गंभीर समस्या। जयपुर शहर के प्रमुख चौराहों पर बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति और प्रशासनिक विफलताओं पर आधारित रिपोर्ट है। उसका आकलन हम देखें तो मुख्य समस्या: 5 साल बाद भी जयपुर में भिक्षावृत्ति मुक्त शहर नहीं बन पाया है। रामबाग, त्रिमूर्ति सर्कल, अजमेर गेट, स्टेचू सर्कल जैसे प्रमुख स्थानों इनके हॉटस्पॉट बन गए। सरकारी स्कूलों की स्थिति देखें तो कोटा के मंडाना में भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के लिए प्रदेश का इकलौता आवासीय विद्यालय है। यहाँ 280 सीटें, लेकिन केवल 238 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, 42 सीटें खाली हैं। सफलता को उदाहरण देखें तो इस स्कूल का बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा है, फिर भी सरकार ने अन्य संभागों में से स्कूल नहीं खोले। पुलिस और सामाजिक न्याय विभाग के बीच समन्वय की कमी इसकी विफलता का कारण है। बच्चों और परिजनों की काउंसलिंग के लिए विशेषज्ञों का अभाव। रेस्क्यू के बाद बच्चों को फिर से सड़कों पर लौट आना। सामाजिक स्थिति देखें, भीख मांगने वाले अधिकांश बच्चे अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, जो टोंक, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर जैसे जिलों से आकर जयपुर में बस गए। भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल जस्टिस फॉर विकसित भारत 2047 विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय में मुख्य संदेश: तकनीकी विकास तभी सार्थक है जब वह सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़े। मुख्य अतिथि इसमें प्रोफेसर संदीप संचेती ने कहा कि एआई मानव जीवन को सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाएगा, लेकिन इससे कई नई चुनौतियां भी पैदा होगी। चर्चा के मुख्य विषय देखें तो निजता, प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा, नैतिकता, एथिक्स, रोजगार पर प्रभाव, संवैधानिक कानून, मानवाधिकार संरक्षण, डिजिटल युग में न्यायिक चुनौतियां। निष्कर्ष देखें तो सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया है कि तकनीक को मानव मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना के साथ संतुलित करना अनिवार्य है। इस दौरान विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की कुलगुरु निष्ठा जायसवाल भी मौजूद थी। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम: एक इंक्यूबेशन सेंटर से बदल रही पिंक सिटी। जयपुर के उभरते स्टार्टअप्स कल्चर और युवाओं को मिलने वाली सुविधाओं पर केंद्रित रिपोर्ट है। मुख्य विकास देखें तो जयपुर अब स्टार्टअप्स का बड़ा केंद्र बन गया है। शहर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इंक्यूबेशन सेंटर तेजी से खुल रहे हैं। इन केंद्रों में युवाओं को न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बल्कि प्रोफेशनल मेंटरशिप, फंडिंग, सपोर्ट, नेटवर्किंग का मजबूत प्लेटफॉर्म भी मिल रहे हैं। राज्य सरकार के आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म में वर्तमान में 7,100 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं। प्रमुख सेक्टर्स देखें तो एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एआई आधारित सर्विसेज, फिनटेक, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में युवाओं की रुचि बढ़ी। हाल ही में मिलेट्स और इको फ्रेंडली पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी आई। आर्थिक प्रभाव देखें तो पिछले वर्ष में जयपुर के स्टार्टअप इकोसिस्टम में 11.9% की ग्रोथ दर्ज की गई। एग्रीटेक और टूरिज्म से जुड़े स्टार्टअप्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं। 8वां राजरंगम नाट्य समारोह 14 से 15 मई को उसका आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा द्वारा 8वां राजरंगन नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। अमृत जलम अभियान की शुरुआत राजस्थान पत्रिका का अभियान है। अमृत जलम अभियान राजस्थान में जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए राजस्थान पत्रिका का प्रसिद्ध अभियान अमृत जलम फिर से शुरू हो गया है। अभियान के तहत रविवार को विभिन्न जिलों में लोगों ने श्रमदान किया है। तालाबों, जलाशयों को सफाई की गई है। आओ भागीरथ बने इसका उद्देश्य है, अर्थात थीम इसकी आओ भागीरथ बने अमृत जलम अभियान की है। प्रदेश की पहली पार्क
लाइब्रेरी, पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। प्रदेश की पहली पार्क लाइब्रेरी अलवर में अलवर शहर के एक अनोखी सौगात मिली है, जहां विद्या कुंज नाम से प्रदेश की पहली पार्क लाइब्रेरी शुरू की गई है। उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता को बढ़ावा देना। प्रमुख अतिथि केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इसका लोकार्पण किया है। यह लाइब्रेरी अलवर दर्शन पार्क में कबाड़ स्क्रैप सामग्री से निर्मित की गई है। पुलिस थानों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। टॉर्चर रूम नहीं बने थाने। पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों, जो कंडीशनल डेथ है, और मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने कड़े निर्देश जारी किए, जिसके तहत प्रदेश में जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच हिरासत में मौत के 21 मामले सामने आए हैं। गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी की पूरी मेडिकल जांच अनिवार्य होगी। यदि व्यक्ति बीमार या नशे में है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। थानों में सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे निगरानी होगी और उनकी फुटेज सुरक्षित रखनी होगी। पूछताछ के दौरान किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार, मारपीट वर्जित है। गिरफ्तारी की सूचना तुरंत परिजनों को देनी होगी, रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। यदि हिरासत में मौत या गंभीर प्रताड़ना होती है तो संबंधित अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ। खेतोलाई की चट्टानें क्यों थी सबसे सुरक्षित? 11 मई इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर पोखरण परमाणु परीक्षण, जो 1998 के पीछे के भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल कारणों पर प्रकाश डालता है। खेतोलाई का चयन। परीक्षण के लिए जैसलमेर के खेतोलाई गांव का चयन कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे वर्षों का गहरा वैज्ञानिक अध्ययन था। रेडिएशन से सुरक्षा। परमाणु परीक्षण की सबसे बड़ी चुनौती रेडिएशन को जमीन के अंदर ही सीमित रखना था। वैज्ञानिकों ने पाया कि खेतोलाई की रायोलाइट चट्टानें जो ज्वालामुखी लावे के ठंडा होने से बनती हैं, इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। भू संरचना की ताकत। इन चट्टानों के कण अत्यधिक सघन होते हैं, जिससे रिसाव का खतरा नहीं रहता है। यहाँ भूजल ग्राउंड वाटर का स्तर बेहद कम है, जिससे रेडिएशन के पानी तक पहुंचने का जोखिम खत्म हो गया है। ऊपर फैली रेत और लाठी स्टोन की माटी ने परत ने विस्फोट के कंपनों को सोखने में मदद की है। ऐसी मजबूत भूत संरचना के कारण ही परीक्षण का सतही प्रभाव सीमित रहा और भारत एक परमाणु शक्ति बनकर उभरा है। रेलवे बोर्ड की नई एडवाइजरी। बर्थ के उपयोग के नियम। ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों के बीच होने वाले विवादों को कम करने के लिए रेलवे ने दिशा निर्देश फिर से जारी किए हैं, जिनमें मिडिल बर्थ का नियम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। मिडिल बर्थ को फोल्ड बंद रखना अनिवार्य है, ताकि नीचे की सीट पर यात्री बैठ सके। इसका उपयोग केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने के लिए किया जा सकता है। लोअर बर्थ दिन के समय इस सीट को सही यात्रियों के साथ साझा करना होगा। अपर बर्थ यात्री पूरे समय दिन और रात आराम करने या सोने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अपर बर्थ का उपयोग। साइड लोअर बर्थ दिन के समय सीट साझा करनी पड़ सकती है, विशेषकर आरएसी यात्रियों के लिए साथ, लेकिन रात में इस पर उसी यात्री का अधिकार होगा जिसके नाम टिकट आरक्षित है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों की यात्रा को सुखद बनाना और विवादास्पद मुक्त बनाना है। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अब हम आज के सेशन से संबंधित कुछ एमसीक्यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, यह योजना सामाजिक न्याय या अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। कथन 2, यह योजना के तहत छात्र को प्रतिमाह 3,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। कथन 3, लाभार्थी छात्र राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। कथन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कथन ए बिल्कुल करेक्ट है। कथन बी गलत है, क्योंकि प्रतिमाह 3,000 नहीं बल्कि 2,000 की सहायता दी जाती है। और कथन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा केवल 1 और 3 ही कथन हमारा सही है। प्रतिमाह 3,000 की न देकर 2,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इस वर्ष की थीम युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सलेरेशन है। इस दिन का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रखा गया। इस दिन का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं रखकर डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रखा गया है। इसलिए हमारा उत्तर होगा केवल 1 और 2 ही सही है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में नवनिर्मित इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान बताया जा रहा है। कारण क्योंकि इसकी स्थापना डॉक्टर दीपक माथुर के नेतृत्व में की गई है और इनमें अत्याधुनिक लेजर तकनीकें उपलब्ध है।
कथन ए हमारा बिल्कुल सही है, कारण आर भी हमारा बिल्कुल सही है। दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि डॉक्टर दीपक माथुर द्वारा इसकी स्थापना और आधुनिक लेज़र तकनीकें उपलब्ध होने के कारण यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान नहीं बना है। इस वजह से कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हम हमारा क्वेश्चन करेंगे, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत लाभार्थी श्रेणियों की निर्धारित कोटे के संबंध में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? अनुसूचित जाति के लिए 2000 छात्र, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 1000 छात्र, आर्थिक पिछड़ा वर्ग 500 छात्र, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के छात्र 1500 छात्र। इसमें हमारा सही उत्तर है आर्थिक ईडब्ल्यूएस वर्ग के 500 छात्र सम्मिलित है। एससी एसटी के लिए 1500 छात्रों का किया जाएगा। कथन ए परमाणु परीक्षण के लिए जैसलमेर के खतौलाई गांव की इसलिए चयन किया गया क्योंकि भूवैज्ञानिक संरचना के कारण किया गया था, क्योंकि यहाँ की रायोलाइट चट्टानें रेडिएशन के रिसाव को रोकने में सक्षम थी और भूजल स्तर भी बहुत कम था। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि इसकी रायोलाइट चट्टानें रेडिएशन के रिसाव को रोकने में सक्षम थी और भूजल स्तर भी कम था। इसी वजह से खतौलाई गांव का चयन विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचना के कारण किया गया था। राजस्थान में विजन 2030 के तहत साइबर सुरक्षा हेतु राजस्थान सरकार का क्या लक्ष्य है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक साइबर मित्र की नियुक्ति, वर्ष 2030 तक प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करना, सभी सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य कोडिंग प्रशिक्षण देना, इंटरनेट के उपयोग पर रात्रिकालीन प्रतिबंध लगाना। अतः हमारा इसका उत्तर होगा वर्ष 2030 तक प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में चर्चित भीमा कहानी जिसे श्रेष्ठ आंचलिक कहानी अवार्ड मिला है के लेखक कौन है? तो भीमा जिसे श्रेष्ठ आंचलिक कहानी का अवार्ड मिला है उसके लेखक है राजेंद्र मोहन शर्मा। जनगणना 2027 के प्रथम चरण स्वगणना के लिए निर्धारित अवधि क्या है? 1 मई से 15 मई तक स्व जनगणना की जाएगी। उसके बाद प्रगणना घर घर आकर 16 मई से जनगणना का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, प्रदेश की पहली पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रदेश की पहली पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन अलवर में किया गया। रेलवे द्वारा जारी नई एडवाइजरी के अनुसार मिडिल बर्थ का उपयोग सोने के लिए किस समय की अवधि में किया जा सकता है? तो रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिडिल बर्थ का उपयोग सोने के लिए किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप शिक्षा पाथ मेक इट ईजी टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम आईडी पर, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।